हेलो गाइस, तो आज से हम एक नई मानवा जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चासिंग टेल्स। इस मानवा के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, क्योंकि जो भी इसे एक बार पढ़ता है वो इसकी हमेशा तारीफ भी करता है। मैं नहीं मानता। इसकी स्टोरी लाइन, वर्ल्ड बिल्डिंग, सस्पेंस और ऊपर से इसका हल्का सा हॉरर वाइब, ये सब मिलकर आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। और मैं इस मानवा को चैप्टर 1 से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए स्टोरी कहीं से भी मिस आउट नहीं होगी। और मेरे भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो चीजें एंड में होने वाली है ना, वो सच में बवाल मचाने वाली है। और हाँ, बिना स्किप किए वीडियो जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको पूरी स्टोरी प्रॉपर्ली समझ में आएगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ, ये मानवा आपका दिमाग हिलाने वाली। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम अपने आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है, तभी एक लड़के की आवाज आती है, क्या हुआ, ये काम नहीं कर रहा है क्या? और तभी अचानक उनकी लाइट चालू हो जाती है। लाइट के सामने हमें मलबे जैसा कुछ सामान दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हुआ हो या शायद अर्थक्वेक आया हो। और फिर हम देखते हैं कि एक कैमरा चालू हो जाता है और कोई उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा है। तभी दूसरा बंदा उससे कहता है, तुम्हारा फोन शट डाउन हो जाएगा, प्लीज इसे बंद कर। लेकिन कैमरा चला रहा लड़का कहता है, अगर रेस्क्यूअर्स नहीं आए तो हम सब इस गर्मी की वजह से मर जाएंगे। इसके बाद वो कैमरे को अपनी तरफ करता है और बताता है कि हम सब सियोंगजोंग यूनिवर्सिटी के फिल्म डिपार्टमेंट के सीनियर्स और जूनियर्स हैं। और भाई, इस लड़के के चेहरे को देखकर ये पता चल रहा है कि यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा ही है। फिर वो कहता है, हम सब यहाँ रेस्क्यूअर्स के आने का वेट कर रहे हैं। हम टोटल 9 लोग हैं जो अपने स्टूडियो के टूर के बाद यहाँ घूमने के लिए आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब इसी जगह पर फंस गए। हमने अभी 911 पर कॉल किया था और उन्होंने कहा कि तुम सब साथ ही रहना, रेस्क्यूअर्स तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। फिर कैमरामैन कहता है, अच्छा हुआ कि हम में से किसी को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई, और इसी वजह से उन्होंने अपने बैठने के लिए कुछ जगह भी साफ कर ली है। तभी हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं जो काफी डरे हुए लग रहे थे, और वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि भाई वीडियो बंद कर दे। लेकिन कैमरामैन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि हम सब एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, इसमें हम सब अपना नाम और ब्लड टाइप बताएंगे। वेल, नाम बताना तो समझ में आता है, लेकिन भाई ये ब्लड टाइप क्यों बता रहे हैं, ये मेरे सर से जा रहा है। तो सबसे पहले कैमरामैन अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सियोंगबिन हान है और मेरा ब्लड टाइप बी है। फिर सियोंगबिन कैमरा एक लड़की की तरफ करता है, वो लड़की कहती है, मेरा नाम आना जियोंग है और मेरा ब्लड टाइप ओ है। इसी तरह सब लोग एक एक करके अपना नाम और ब्लड टाइप बताने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़का सियोंगबिन से कहता है, हमारे पास सिर्फ 40% बैटरी बैकअप बचा है, और एक बार फिर पूरी जगह अंधेरे में डूब जाती है। कुछ देर बाद जब लाइट और कैमरा दोबारा चालू किया जाता है तो जुनो सियोंगबिन से कैमरा बंद करने के लिए कहता है। सियोंगबिन उसकी बात मान लेता है और कैमरे को बंद करके फोन को अपने सामने रख देता है। तभी एक लड़का पूछता है, क्या लाइट भी ऑफ कर दे? इस पर सियोंगनॉक कहता है, हाँ। और जैसे ही लाइट ऑफ होती है, वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से चीखने लगते हैं और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अब उस घटना को हुए 16 दिन हो चुके हैं और हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। वहाँ सुबह की 6 बजे की न्यूज चल रही थी। साथ ही एक लड़की कॉफी बनाते हुए कह रही होती है, पुलिस कॉन्ट्रा स्टूडियो इंसिडेंट के मामले की जांच कर रही है, शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए और ये केस सॉल्व हो सके। हाँ, ये लड़की उन्हीं 9 स्टूडेंट की बात कर रही है। लेकिन आखिर उन सब के साथ ऐसा हुआ क्या? तो वो लड़की अपनी दादी से पूछती है, दादी आपको कॉफी चाहिए? और दादी हाँ में जवाब देती है। उधर टीवी पर न्यूज में बताया जाता है, रेस्क्यूअर्स ने 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी है और एक अभी हॉस्पिटल में है। भाई, लेकिन ये कब हुआ, 3 कब मरे? उस अंधेरे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन सब की ऐसी हालत हो गई, और एक हॉस्पिटल में, वो भी मरने वाला है। इस केस की जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसी चीजें मिली है जो इस केस को सॉल्व करने के बजाय और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना रही है। इस पर वो लड़की कहती है, पुलिस ने उन सभी सर्वाइवर्स को उनकी फैमिली से दूर कर दिया है और उन सबसे अभी पूछताछ जारी है। वो आगे कहती है, सर्वाइवर्स की जांच के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाना चाहिए। और भाई, इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। लेकिन एक सवाल तो बताना है, आखिर इतनी दर्दनाक मौत हुई कैसे इन सब की? थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने दादी को बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है, और अब हमें पता चलता है कि उसका नाम डॉक्टर योंगवा जू है। और मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी इस मिस्टीरियस केस को सॉल्व करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, वहाँ 4-5 ऑफिसर किसी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इन्हीं में से एक कैरेक्टर हमारी स्टोरी का भाई मेन हीरो है,
ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। कुछ देर तक बात करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ऑफिसर्स ब्रेक रूम में चले जाते हैं और डॉक्टर जू का वेट करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, उनकी फोटो देखी थी, वो तो मेरी ही उम्र की लगती है। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वो भले ही हमारी एज की लगती हो, लेकिन उन्होंने 40 से ज्यादा केस सॉल्व की है। अब वो इस केस में हमारी हेल्प करने वाली है। मैंने उन्हें कई बार टीवी पर देखा है। तभी डॉक्टर जू वहाँ आ जाती है और लगता है कि उन्होंने उन सब की सारी बातें सुन ली है। जैसे ही वो उनके सामने आती है, दोनों लड़के थोड़े नर्वस हो जाते हैं। डॉक्टर जू उन्हें देखकर पूछती है, क्या हुआ? दोनों लड़के तुरंत कहते हैं, हम तो बस आपकी एज के बारे में पूछ रहे थे। डॉक्टर जू बिल्कुल शांत तरीके से जवाब देती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करती हो। फिर डॉक्टर जू बताती है, मैं अब तक 43 केसेस सॉल्व कर चुकी हूँ। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम लेफ्टिनेंट जुंगडो क्वान है। और जब वो डॉक्टर जू से उनका नाम पूछता है तो वो कहती है, मैं डॉक्टर योंगवा जू हूँ और मैं नेशनल हेल्थ रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर हूँ। और ये भाई जापान की थोड़ी ज्यादा ही बड़ी पोस्ट है, मानना पड़ेगा, लड़की में कुछ बात तो है। अब हमें उस एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों के कुछ ब्लड स्टेन्स दिखाए जाते हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो स्टेन एविडेंस मिला था वो भी दिखाया जाता है। भाई इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है, देखो तो सही। पुलिस इन सभी फोटोज को एक वॉलपेपर पर चिपका देती है। क्वान उन फोटोज को देखते हुए सोचता है, क्या ये इस केस को सॉल्व कर पाएगी? तभी क्वान कहता है, जो भी सर्वाइवर्स बचे हैं उनमें से किसी ने अभी तक कुछ नहीं बताया। इस पर डॉक्टर जू कहती है, पहले उन्हें कम्प्लीटली रिकवर होने दो, उसके बाद ही हम उनसे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर डॉक्टर जू क्वान से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है सर्वाइवर्स सच बोलेंगे या झूठ? क्वान कहता है, उसका पता तो हमें सर्वाइवर से बात करने के बाद ही चलेगा। उनमें से एक सर्वाइवर ऐसा भी है जिससे हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर डॉक्टर जो कहती है, बाकी सब सर्वाइवर्स के कंपैरिजन में उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब है। दोनों के बीच बात चल ही रही होती है, तभी एक तीसरा लड़का वहाँ आता है और वो कहता है, सॉरी मैं तुम लोगों की बात बीच में ही रोक रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर जू से पूछता है, क्या आप एक प्रोफेशनल न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हैं? डॉक्टर जू जवाब देती है, नहीं। फिर डॉक्टर जू एक इम्पोर्टेंट बात बताती है, हम सब जानते हैं कि उन तीनों को किसी एक ही इंसान ने मारा है। और भाई ये सुनकर तो भाई ये केस और भी मिस्टीरियस होता जाता है। अब हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक डॉक्टर कहता है, अपनी इस कंडीशन के साथ शायद ये जिंदा रह पाएगा। फिर हमें एक हॉस्पिटल का दरवाजा दिखाया जाता है। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही, ऐसा लगता था जैसे अंदर कोई डर के मारे कांप रहा हो। और फिर हम देखते हैं उन्हीं 9 स्टूडेंट में से एक बचा हुआ लड़का अपने बेड के नीचे छुपकर डर के मारे कांप रहा था। उसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अपने आसपास की हर चीज से डर लगने लग रहा था। एक छोटी सी आवाज से भी वो डर जाता था। तभी उसके सामने किसी के पैर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे किसी के बालों की एक झलक दिखाई देती है। ये देखते ही वो लड़का डर के मारे जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाता है उसके सामने एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। उस लड़की की गर्दन नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही लंबी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि बेड के ऊपर असल में कोई था ही नहीं। वो लड़का डरते डरते कहता है, मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। और यहीं पर चैप्टर 1 खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी चासिन टेल मैनवा के चैप्टर 1 की पूरी कहानी। लेकिन भाई असली गेम तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी हमें अभी तक देखा है वो सिर्फ एक बिगिनिंग। आगे स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट, ऐसी मिस्टीरियस और ऐसे सीक्रेट सामने आने वाले हैं शायद ही आपने कभी इमेजिन की। अगर आपको चैप्टर 1 इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चासिन टेल की पूरी स्टोरी मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, चैप्टर 2 में मिस्ट्री और भी ज्यादा डीप होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।